Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is Legal Study and I hope you all are well. So आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, discharge of contract. So first of all we need to know what's the meaning of it, right? When an agreement which was binding on the parties to it cease to bind them. जैसे कि आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम तो वो दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है, लेकिन कब वो बाइंडिंग नहीं रहता और कब पार्टी डिस्चार्ज होती है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कसन करने वाला है. बेसिकली अगर हम सिंपल वे में बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज़, तो टर्मिनेट कर जाता है जो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट, वो टर्मिनेट कर जाता है. कब टर्मिनेट करता है वो देखते हैं. बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस वो फुलफ़िल कर लिए तो उस केस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा. बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या अगर किसी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया यानी तोड़ दिया उस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर वो एक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा. बाय अग्रीमेंट एंड नोवेशन, अगर कोई न्यू एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट कोई कर लिया या कोई न्यू एग्रीमेंट कर लिया उस वाले को ऑल्टर करके, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर जो एक लिमिटेशन पीरियड है या एक्सपायरी पीरियड है वो एक्सपायर हो गया तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या कोई ऐसा लॉ है उसके द्वारा भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाएगा. आई होप कि आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया होगा. तो फर्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है यहाँ पर. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन. जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस वो कंप्लीट कर लेती हैं, वो फुलफ़िल कर लेती हैं, तो उस केस में भी जो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा डिस्चार्ज मान लिया जाएगा. इन सच अ केसेस द पार्टीज आर डिस्चार्ज एंड द कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाता है, ठीक है. अच्छा, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकती है और मे बी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो सकती है. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, व्हेन बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर प्रोमिसेस, जब दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस और प्रोमिसेस को फुलफिल कर लिया है तो उस केस में भी क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस के केस में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. अगर अटेम्प्टेड की बात करें तो वेयर अ पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर पार्टी रिफ्यूजेस, अगर दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से उस परफॉर्मेंस को, तो उस केस में भी यही होगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस उसे हम कहेंगे, राइट. नाउ द सेकेंड वन इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ब्रीच कर दिया किसी पार्टी ने, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उनसे कोई भी पार्टी वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो अबाइड नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा. द ब्रीच इन अ कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स इवन व्हेन देयर इज़ अ फेलर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फेलर आ गया यानी एक साइड से तो फेलर आ ही गया, बट सच अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद द सम रेमेडीज़ विच प्रोवाइडेड द अग्रीव पार्टी फॉर द डैमेजेस. लेकिन इस केस में जो दूसरी पार्टी जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रही है तो वो उस केस में डैमेजेस क्लेम कर सकती है दूसरी पार्टी से, ठीक है. अगर हम टाइप्स की बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो इसकी दो टाइप्स हैं, एंटिसिपेटरी और एक्चुअल. एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. ये अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई ड्यू, जैसे कि डेट हमने फिक्स करी है 10 जनवरी, उससे पहले हमने एंटिसिपेटरी मतलब पहले उससे बिफोर द ड्यू डेट हमने उसे परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आज 10 जनवरी आज उसे परफॉर्म करना था लेकिन उसने परफॉर्म ही नहीं किया, तो ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा. आई होप इट्स क्लियर. लेकिन रेमेडीज़ भी हैं इस केस में हमारे पास. रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर रिसेशन आप डाल सकते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन डाल सकते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं, सूट फॉर क्वांटम मेरिट डाल सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस डाल सकते हैं. तो ये केसेस में आपके पास रेमेडीज़ आती है, ठीक है.
द थर्ड वन इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 56 में डिफाइन है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था. इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर उस एक्ट को परफॉर्म करना जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बात की गई है उसे करना ही पॉसिबल ना हो, द सेम इज़ वॉइड. As we all know, section 56 provide that an agreement to do an act impossible in itself is void. अगर वो अपने आप में ही impossible है तो ऑब्वियस सी बात है उसे void माना जाएगा, right? And a contract to do an act which becomes unenforceable, और वो unenforceable है. If the act becomes impossible है इसलिए वो unenforceable है, for reason some event which the promiser could not prevent, और जो एक ऐसा इवेंट है जो कि प्रोमिसर के हाथ में नहीं है कि वो उसे रोक सकता है. ठीक है. सेक्शन 56 हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब वो स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग. एग्जाम्पल, इन एग्रीमेंट टू ब्रिंग अ डेड मैन टू लाइफ, ये तो अनइन्फोर्सेबल एक्ट है, लाइक इम्पॉसिबल है बिल्कुल कि आप किसी जो एक डेड मैन हो उसको लाइफ प्रोवाइड कर दो, ये तो इम्पॉसिबल एक्ट है. तो एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ये हो गई. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात करें तो लेकिन वो पहले तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था वो पॉसिबल था करना, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जिससे अब वो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना. देखते हैं एग्जाम्पल से. A and B contract to marry each other, but before the time is fixed for marriage, A mad, A पागल हो गया. The contract becomes subsequently impossible to perform. तो अब ये subsequently impossible हो गया. ठीक है. अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बात आती है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा. सेक्शन 56 का पार्ट होती है. ठीक है, अंडर सेक्शन 56 कवर करता है इसको. तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या कहती है? द जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स, जनरल रूल क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स का? दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस. ठीक है, जनरल रूल तो ये है कि आपको जो पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनको अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होगा. ठीक है. Or in the case of breach, the party breaching the contract has to compensate to the other party for the damages caused. अगर उनमें से कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तोड़ती है, या अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं करती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? दूसरी पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा. और जो पार्टी है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है उस दूसरी पार्टी से जिसने कि अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया. ठीक है, ये बेसिक रूल है. द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. ठीक है, जनरल रूल का एक्सेप्शन है हमारी क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बेसिकली टॉक्स अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. किसके बारे में बात करती है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ एन इंसिडेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज. यानी वो इन केसेस को कवर करती है जो इंसिडेंट्स पार्टी की कंट्रोल से बाहर होते हैं. ठीक है, ये इन इंस्टेंसेस को कवर करती है. द परफॉर्मेंसेज ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इम्पॉसिबल और इवन इलीगल जो सर्कमस्टांसेस के साथ साथ आती हैं. लाइक वो कॉम्प्लिकेट हो गया कोई इवेंट, या इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, या इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या होगा यहाँ पर? उसे पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना. राइट. द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ड्यू टू एनी अनफोर्सिन इम्पॉसिबल इवेंट. कोई अनफोर्सिन ऐसा कोई इवेंट हो गया है भाई जो अनफोर्सिन है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था, वो हो जाएगा. एंड इवेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, या पार्टीज़ की कंट्रोल के बाहर ही है वो चीज़ जो हो गई है, तो उस केस में ये एक्सेप्शन की तरह काम करेगा ये डॉक्ट्राइन. कंडीशंस क्या हैं जो कि प्रूफ करेंगी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वहाँ है? तो क्या क्या होनी चाहिए? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट परफॉर्म्ड येट, और अभी परफॉर्म नहीं हुआ हो. ठीक है. द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल, उसे परफॉर्म करना भी इम्पॉसिबल हो. द इम्पॉसिबिलिटी हैज़ अकर्ड ड्यू टू इवेंट अनकंट्रोल्ड बाय बोथ द पार्टीज, और वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो पार्टीज़ के. ठीक है. अच्छा, अभी ग्राउंड्स की बात करते हैं. ग्राउंड्स फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ग्राउंड्स क्या क्या हैं? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ होनी चाहिए और या इनकेपेसिटी होनी चाहिए दूसरी पार्टी की, फ्रस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन,
ऐसा कोई लॉ आ गया है जिससे कि वो इम्पॉसिबल है एक्ट करना. द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कुछ चेंजेस हो गए हो सर्कमस्टांसेस के अंदर. द इंटरवेंशन ऑफ वॉर, कोई वॉर हो गया हो, तो इस केस में ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव द इफेक्ट्स. द इफेक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. सो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इसके? द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड ऑटोमेटिकली. ठीक है. फर्दर ऑब्लिगेशंस आर डिस्चार्ज, अकर्ड ऑब्लिगेशंस, तो ये सारे इसके इफेक्ट्स रहेंगे. द फोर्थ वन इज बाय एग्रीमेंट एंड नोवेशन, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था. डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट. The contractual obligation may be discharged by agreement among the parties to the contract. The parties to the contract may agree to resign the contract, alter the contract, or substitute it with a new contract. In such a cases, the original contract gets discharged. अगर पार्टीज़ के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है कि कोई बात नहीं, हम उसे मतलब कंसेंट है दोनों पार्टीज़ का कि हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और कोई न्यू अग्रीमेंट कर लेते हैं या न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं या ऑल्टर कर देते हैं या रिसाइन कर देते हैं, तो इन वेज़ के ज़रिए वो उन्हें पुराने वाले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेट बाय म्यूचुअल कंसेंट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज: बाय नोवेशन, बाय ऑल्ट्रेशन, बाय रिसेशन, बाय रिमिशन, बाय वेवर. तो इनकी हेल्प से उसे वो डिस्चार्ज कर सकते हैं ओल्ड वन को. ठीक है. नाउ वी हैव फिफ्थ, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. ठीक है. द राइट एंड ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. जैसे कि हमें पता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉल द पीरियड्स ऑफ लिमिटेशन. पीरियड्स ऑफ लिमिटेशन के अंदर है तो ही उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. द लिमिटेशन एक्ट हैज़ प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट. तो एक लिमिटेशन ऑफ पीरियड दिया हुआ है हमें लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जो कि टाइम पीरियड फिक्स करता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, अगर हमारा लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है, द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. और जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हैं वो भी इन्फोर्स नहीं किए जा सकता. एंड द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाता है ड्यू टू लैप्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ पीरियड, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो लैप्स कर गया है. आई होप इट्स क्लियर. नाउ 6, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये कोई ऐसा लॉ आ गया है, कोई ऐसा लेजिस्लेशन आ गया जिसकी वजह से उसे हमने डिस्चार्ज करना पड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट को. और कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द फॉलोइंग केसेस: डेथ ऑफ द प्रोमिसर, डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी है या मर्जर है, इन सभी केसेस में हम उसे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लेंगे. आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please do like, comment and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys.